हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 12 के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होता क्या है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जिससे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बता सकें, उन्हें अवेयर कर सकें। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। और जब इसी को हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो वो हो जाती है आपकी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो हम एडवर्टाइजमेंट में जिस तरह अपने डोमेस्टिक, अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंट्री की, तो वहाँ पर भी हम किन मीडियम्स का यूज़ करते थे एडवर्टाइजिंग के लिए। हो सकता है आप प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं, रेडियोज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी मीडियम्स को यूज़ करके जब हम अपने कस्टमर्स से नॉन पर्सनल वे में कम्युनिकेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें, वो उसके बारे में अट्रैक्ट हों उसकी तरफ, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम इंटरनेशनल टारगेटिंग, मतलब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो देखते हैं कि रेशनल ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, तो मतलब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है, या इसके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं, या क्यों करनी चाहिए, या क्यों अच्छी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन द कंपटीशन ऑफ टारगेट मार्केट इज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू चेंज many factors like competitors, cultures, economic environment, then we need to move on a new market। अब जब आपकी हो सकता है आप जिस कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो चेंज हो जाए। हो सकता है वहाँ का कल्चर चेंज हो जाए उस कंट्री का, वहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएँ, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उस कंट्री की वो चेंज हो जाए। तो उस कंडीशंस में आपकी जो डिमांड होगी, जो आपका प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में आपको दूसरी कंट्री में मूव करना होता है, दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना होता है। तो वो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, या तो वो करते हैं हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट की इंटरनेशनल लेवल पे हमने एडवर्टाइजिंग की है, ब्रांड वैल्यू जो उसकी है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वहाँ पर हमारे लिए ईजिली होता है किसी भी नई मार्केट में मूव ऑन करना या एंटर करना। दूसरा है व्हेन द इकोनॉमिक और पॉपुलेशन रेट ऑफ कंट्री इज़ डिक्रीज्ड देन इट्स कंपल्सरी टू मूव ऑन ओवरसीज़ मार्केट फॉर प्रॉफिट। अब कई बार कंट्रीज़ की जो आपने जिस सेगमेंट को लेकर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था आपने, और अगर वो सेगमेंट, वो ग्रुप पॉपुलेशन का कम होने लग जाए, तो आपका प्रोडक्शन तो सिमिलर था पहले से, आप प्रोडक्शन बढ़ा ही सकते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसकी जो डिमांड आपकी कंट्री में वो कम हो रही है उस सेगमेंट के कम होने की वजह से, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन रेट है उसकी वजह से। तो उसमें भी आपको दूसरी कंट्री में मूव करना होता है कि जिससे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो इसमें भी आपकी हेल्प कौन करता है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है देयर आर वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक एशियान, नाफ्टा हेल्प टू प्रमोट ट्रेड इन इंटरनेशनल लेवल एंड द होल वर्ल्ड एक्ट एज अ ग्लोबल विलेज। तो अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो बहुत सारी हमारी एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, या इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वो हमें हेल्प करती हैं ट्रेड में। जैसे एशियान है आपके ट्रेड से रिलेटेड ही है, ये नाफ्टा है ये भी ट्रेड से रिलेटेड है। तो बहुत सारी एजेंसीज़ बन चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको ट्रेड में हेल्प करती हैं। और कहीं न कहीं जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो कह सकते हैं इन्वायरमेंट था, चाहे कल्चर थी, जो डिमांड थी, वो कहीं न कहीं एक सिमिलर वे में एक दूसरे सिमिलर होती जा रही है। तो अब जो पूरा वर्ल्ड आपका ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही आप उसमें ईज़िली एंटर कर सकते हैं, और इससे थ्रू आप अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अब आपको एडवर्टाइजिंग क्या करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे करनी है। आपको अपनी एक एडवर्टाइजमेंट ओवरऑल ग्लोबल के लिए करनी होती है, ग्लोबल विलेज को समझ के करना होता है एक वर्ड को। नेक्स्ट होता है रैपिड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी इज डिक्रीज द एज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब जैसे आपकी जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपने किसी प्रोडक्ट को आज इन्वेंट किया, आज आपने कोई नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया, हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद ही उससे बेटर सब्स्टिट्यूट के साथ, उससे बेटर प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरी मैन्युफैक्चर या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में एंटर कर जाए। तो आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो भी कम होती जा रही है। क्योंकि आजकल डे बाय डे मार्केट में नए प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, और पहले कंपैरिजन वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा फीचर्स के साथ अवेलेबल होते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कम हो चुकी है। तो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम हो चुकी है, तो वहाँ पर भी हमें फोकस करना होता है अदर मार्केट्स में, ओवरसीज़ पॉपुलेशंस को,
कि जिससे हम अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में, टारगेट कंट्री में जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर अगर उसकी डिमांड कम हो जाए, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है ख़त्म हो जाए, तो उसको हम दूसरी कंट्री में टारगेट मार्केटिंग में ईज़िली सेल कर सकें। तो ये हमारे रेशनल होते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के। तो बात करते हैं हम कि बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, कि जब हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो हमें किस हिसाब से उसमें हम कितना इन्वेस्ट करें, कितना बजट उस चीज़ को एलोकेट करें कि हम इस साल एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये हम डिपेंड करते हैं, तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि किस हिसाब से हमारा जो बजट डिसाइड होता है एडवर्टाइजिंग के लिए वो किया जाता है। तो सबसे पहला होता है आपकी जो ग्रॉस मार्जिन होती है या ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर हम एक परसेंटेज फ़िक्स कर लेते हैं कि हमें अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर हम 10% टोटल एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे। मतलब 10 लाख का 1 लाख का अगर आपकी टोटल सेल्स हुई है तो उसमें से आप कहेंगे 10,000 आपको जो एडवर्टाइजमेंट में लगाना है। तो उसमें हम एक परसेंटेज फ़िक्स कर देते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो परसेंटेज आपकी 3 तरीके से फ़िक्स की जाती है। तो सबसे पहला होता है मेकिंग अ मूव, मतलब अब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, या कह सकते हैं जो प्रोडक्ट की गुडविल ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी प्रोडक्ट की गुडविल ख़त्म हो चुकी है मार्केट में और आपको उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको जो उसमें फाइनेंस लगता है, क्योंकि जो गुडविल एक ख़त्म हो चुकी है आपको वो गुडविल दोबारा से क्रिएट करनी होती है। आपको उस प्रोडक्ट को फिर से एक पीक लेवल पे लेके आना होता है। तो इसमें जो आपकी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी होती है एस्टेब्लिश्ड ब्रांड। अब जो आपके एस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं, इनकी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट बजट होता है वो कम होता है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, कस्टमर्स की मेंटलिटी सेट हो चुकी होती है कि उन्हें उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है बार बार। और अगर हम बात करें कि हमारे प्रोडक्ट के, हमारे ही ब्रांड जैसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपने जो बजट को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमारी गुडविल बन चुकी है, ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो हम अपने जो बजट होता है उसको कम से कम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है जो कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड, उसको हमारा ब्रांड पसंद है या वो हमारे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट है। तो अगर हम वहाँ पर कम से कम बजटिंग करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, तो भी हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पर भी आपके एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या जो बजटिंग करनी पड़ती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्योंकि हो सकता है आपकी जो ब्रांड इमेज है आज बन रखी हो, लेकिन डे बाय डे अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जो आपके नए कस्टमर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो आपकी मार्केटिंग के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं समझेंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट की तरफ कह सकते हैं अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा हम जो लगाते हैं परसेंटेज ऑन सेल्स में, तो सबसे पहला होता है मेकिंग अ मूव। मतलब हम कुछ एक नया करना चाह रहे हैं, हमने कोई, हो सकता है कोई कंपनी परचेज़ करी है जो अभी तक डाउन में थी, और हम उस प्रोडक्ट को अब एकदम पीक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर करते हैं हम मेकिंग अ मूव। मतलब जो हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट होता है वो कई बार हमारे प्रॉफिट से भी ज़्यादा होता है। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड में आपका जो कह सकते हैं अवेयरनेस होती है ब्रांड की, वो कस्टमर्स में पहले से ही होती है। तो यहाँ पर आपको जो आपका एडवर्टाइजमेंट बजट होता है वो कम रख कर भी आप इजीली मार्केट में स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है न्यू ब्रांड। अब अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या नई ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जिसके बारे में कस्टमर्स अवेयर नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेटजीज़ की बात करें, कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है कि अगर आप कोई नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने एज्यूम करा है, या आपका प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट था उसका डबल हम इन्वेस्ट करते हैं बजटिंग में, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में। मतलब फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट होगा उससे डबल हम उसके एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि फ़र्स्ट ईयर हमारा मोटिव वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। हमारा वहाँ पर मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स के माइंड में अपने ब्रांड को, अपनी वैल्यूज़ को सेट करना, उनको अवेयर करना उसके बारे में। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो जब हम फर्स्ट ईयर में इतना एक्सपेंस कर चुके होते हैं अपने बजट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो कस्टमर्स के माइंड में एक सेट हो चुका होता है, हमारा नाम बन चुका होता है, गुडविल थोड़ी बहुत क्रिएट हो चुकी होती है। तो वहाँ पर हम जो अपनी बजटिंग करते हैं वो ग्रोस प्रॉफिट के हाफ के इक्वल कर देते हैं, मतलब 50% ऑफ आपका प्रॉफिट।
और अगर फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ईयर या थर्ड ईयर कर देते हैं हम 30% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपने देखा कि आपकी जब आप कोई नई ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी बजटिंग के लिए आप जो एक्सपेंस डिसाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है एडवर्टाइजिंग का, नेक्स्ट ईयर कम होता है और नेक्स्ट ईयर और कम हो जाता है। तो मतलब जब कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है तो उस टाइम उसके प्रमोशन में, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, बजटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और ईयर बाय ईयर जैसे जैसे वो इस्टेब्लिश होता है, अपने ब्रांड वैल्यू बनाता है, कस्टमर्स उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, उसकी जो बजटिंग होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इसके अंदर तो ये था आपका कि परसेंटेज ऑफ सेल्स और ग्रॉस मार्जिन, मतलब इसके अंदर हम एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें यही है नॉर्मल। इस मेथड के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक परसेंट फिक्स कर दिया जाता है कि हम इस परसेंट को अपने एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करेंगे या लगाएंगे। अब नेक्स्ट होता है ऑल यू कैन अफोर्ड। अब मतलब ये तो है नहीं कि आपके पास आपकी अर्निंग है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे लेवल पे है, उसकी ईयरली इनकम सिर्फ 1 करोड़ है और आप बजटिंग लगा दिए उसके साथ कि आप 3 करोड़ या 4 करोड़ की उसमें एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप उस चीज़ को एफर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जब प्रॉफिट 1 करोड़ है तो वहाँ पर आप 3 करोड़ का एडवर्टाइजिंग बजट पास नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना स्पेंड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, आप उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं कैपेबल हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारी जो फर्म्स है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और कितना हम उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं। मतलब इसमें यही होता है कि आप जितने कैपेबल हैं उतना ही आप लगाएंगे, जैसी आपकी प्रॉफिट है उसी के हिसाब से आप उसमें बजटिंग करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर आपकी कह सकते हैं इनकम बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना बजटिंग को भी बढ़ा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग में भी पैसा कम ही लगाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है पोजीशन आपकी इंस्टीट्यूशन की कि आप वहाँ पर इस चीज़ में पैसे को एक्सपेंस कर सकें। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव पैरिटी एंड शेयर ऑफ वॉइस। तो हम इसमें देखते हैं कि तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह की बजटिंग को यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट है उसी का सेम सब्स्टिट्यूट कोई अदर मैन्युफैक्चर या अदर सप्लायर हो मार्केट में, वो भी उसी प्रोडक्ट को डील करता हो, बस हमारा नाम अलग हो, हमारा फेस अलग हो, प्रोडक्ट का वर्क दोनों का सेम हो। तो अगर वो अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करेगा, बहुत ज़्यादा बजटिंग करता है अपने एडवर्टाइजमेंट पे, तो हमें भी अपनी जो बजटिंग होती है उसके कंपैरिजन ही बढ़ानी पड़ती है, उसके हिसाब से ही अपनी कंपेयर करनी पड़ती है। क्योंकि अगर दो प्रोडक्ट सेम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं और उनमें से अगर एक कोई अपनी जो एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है, तो मतलब कस्टमर्स के माइंड में उसकी वैल्यू ज़्यादा सेट होएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपने वैल्यूज़ को, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को, अपने नाम को पहुंचा पाएगा। तो जो चीज़ जितनी पहुंचेगी कस्टमर्स तक वो उतनी ही सेल्स होएगी। तो इसमें देखते हैं हम कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कितनी कॉस्ट लगा रहा है, क्या उसका बजट है, और उसके हिसाब से ही हम अपने बजट को सेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। तो सबसे पहले इसमें देखना होता है कि हम जो बजटिंग करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस एडवर्टाइजमेंट का। हो सकता है हम किसी नई मार्केट में एंटर कर रहे हों और हमारा वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बल्कि कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको अब आपका प्रोडक्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है, तो अब आपको बस वहाँ पर अपना प्रॉफिट अर्न करना है। या तीसरा हो सकता है आपका कि उस कॉम्पिटिशन्स में या उस मार्केट में, उस टारगेट एरिया में आपके प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं और आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर उनसे यूनिक वे में प्रेजेंट करना है। तो हमारा ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट का, हमारी एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमारा प्रोडक्ट एकदम नई मार्केट में एंटर कर रहा है तो वहाँ पर हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का बजटिंग या एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होगा वो रखेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, कस्टमर्स को अवेयर करना होता है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, ना कि प्रॉफिट करना। लेकिन अगर हम बात करें कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है तो वहाँ पर वो अपने एडवर्टाइजिंग बजट को कम रखेगा, क्योंकि उसे पता है उसकी जो गुडविल है, प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, कस्टमर्स की मेंटलिटी है उसके प्रोडक्ट के लिए वो सेट हो चुकी है। उस कंडीशन में कम से कम एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। तो ये तरीके होते हैं आपके इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के बजटिंग के लिए, कि आप किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो आप एडवर्टाइजिंग करते हैं उसके लिए किस तरह आप बजट को एलोकेट करते हैं।
तो देखते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड परसुएशन डू नॉट वरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब आपका जो कम्युनिकेशन आप करते हैं वो हर एक कंट्री में ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो, एक जैसा ही इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि हर कंट्री की नीड अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, हर किसी की इकोनॉमी अलग है, थिंकिंग अलग है, रिलीजन अलग है। तो हर कंट्री एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर कंट्री की नीड अलग होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, वहाँ के कल्चर्स अलग होते हैं, वहाँ के इथिक्स अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से हम जो अपने एडवर्टाइजिंग होती है उसको दो मेथड में करते हैं। या तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग होती है स्टैंडर्ड वे में होती है, या होती है हमारी अडेप्टेशन में। तो वैसे आप स्टैंडर्ड और अडेप्टेशन को इससे पहले यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमारा इसका पर्सपेक्टिव सिर्फ मार्केटिंग से था, लेकिन अब यहाँ पर हम उसी चीज़ को, उसी टर्म को एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन में अगर हम बात करें कि हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं दो तरीके से करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पहली होती है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरी होती है अडेप्टेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन में आपकी जो एडवर्टाइजिंग का तरीका होता है वो सेम होता है हर कंट्रीज़ के लिए। और अगर हम बात करें अडेप्टेशन की, तो यहाँ पर हम हर कंट्री के लिए एक अलग पॉलिसी, अलग वे, अलग कह सकते हैं मैसेज क्रिएट करते हैं उस कंट्री के लिए, उसकी नीड और उसकी डिमांड के हिसाब से। तो हम इस स्टैंडर्डाइजेशन एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें जो हमारी कॉस्टिंग होती है वो कम होती है, क्योंकि हमने एक ही ऐड को बनाते हैं या एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं या एक ही मीडियम को चूज़ करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, या कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट के। तो जब हमारा एक ही एडवर्टाइजमेंट ओवरऑल वर्ल्ड में यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर उसकी जो कॉस्टिंग होती है उसको बनाने की, उसको बनाने से पहले उसकी रिसर्च की, वो कम हो जाती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हमें जो कह सकते हैं कॉस्ट की एडवांटेज होती है, लेकिन कई बार ये हमारे लिए लॉस भी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही एडवर्टाइजमेंट हर कंट्री के लिए सूटेबल हो, हर कंट्री की नीड्स को, वहाँ के कस्टमर्स को ईजिली समझ में आ सके। तो जहाँ पर ये हमारी कॉस्ट को बचाता है, लेकिन कई बार क्योंकि हर मार्केट एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसकी वजह से हमें कई बार लॉस भी होता है इसमें। और अब बात करते हैं हम अडेप्टेशन की। तो अडेप्टेशन में जो हमारा मार्केटिंग होती, एडवर्टाइजिंग होती है, वो कंट्रीज़ के हिसाब से डिफ़र होती है एक दूसरे से। हम हर कंट्री के हिसाब से, हर मार्केट के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजिंग को मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसमें हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि अब हर कंट्री के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके चाहे मैसेज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे उसके कंटेंट हो। लेकिन कई बार हमें फिर इसका बेनिफिट भी मिलता है। यहाँ पर हमने कॉस्टिंग तो लगा दी, लेकिन जब हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उस कंट्री की नीड के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब कंपैरिजन अडेप्टेशन में अडेप्टेशन की थ्रू एडवर्टाइजिंग में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट वहाँ के लोकल कस्टमर्स को फोकस करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स को फोकस करते हैं, और हम उसी वे को यूज़ करते हैं, मीडियम को यूज़ करते हैं जो कि वहाँ के कस्टमर्स के लिए ईजिली होता है समझने में। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट अपील्स एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसे किस तरह शो करना चाहिए कस्टमर्स के सामने, या आपके प्रोडक्ट के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो बात करते हैं। क्योंकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, आप एडवर्टाइजमेंट बना लें ठीक है, लेकिन जब तक आपकी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होएगी तब तक वो किसी फ़ायदे का या किसी आपके बिज़नेस में बेनिफिट नहीं देगा आपको। क्योंकि जब तक आपके एडवर्टाइजमेंट में जो आप अपील कर रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, वो कस्टमर्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट ना करे, अट्रैक्ट ना करे, कस्टमर्स उसके लिए डिज़ायर ना करें, उन्हें जब तक कस्टमर्स उस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि अवेयर ना हो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उन्हें उसमें ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए, या कह सकते हैं कोई फ़ियर होना चाहिए उस एडवर्टाइजमेंट में, उस प्रोडक्ट में, कि जिससे कस्टमर्स उस चीज़ को परचेज़ करें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो नॉर्मली कह सकते हैं जो अपील्स होती है आपके एडवर्टाइजमेंट की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि एक अपील ही होती है कि किस तरह आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने रख रहे हैं, उसके आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ अपील्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, या कुछ करैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले होता है कि एडवर्टाइजमेंट मीडिया और कंटेक्स्ट मैच एंड फेवरेबल विद टारगेट कंट्री कल्चर।
तो आप जो मीडिया यूज़ करते हैं एडवर्टाइज़मेंट का, जो कंटेंट यूज़ करते हैं अपने एडवर्टाइज़मेंट में, वो उस कंट्री के लिए फ़ेवरेबल होना चाहिए। वहाँ के जो टारगेट कह सकते हैं कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके लिए फ़ेवरेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आप गए हैं यूएस कंट्रीज़ में और वहाँ पर आपका जो मीडियम हो आपका या मीडिया हो, वो आप हिंदी मीडियम को यूज़ कर रहे हो। आप वहाँ पर ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें अपने मैसेज में, एडवर्टाइज़मेंट में, जो कि इंडिया में यूज़ करे जा रहे हैं। तो इंडिया और यूएसए में अगर हम बात करें किसी भी वर्ड्स की, तो अलग-अलग उनके मतलब होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपने वर्ड अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ के कस्टमर्स उस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि वो वर्ड्स तो इंडिया के रिलेटेड थे। तो आपको हर कंट्री में अपना जो मीडिया यूज़ करते हैं या आपका जो कंटेंट होता है आपके एडवर्टाइज़मेंट का, वो उस कंट्री के हिसाब से ही होना चाहिए। हो सकता है वो वहाँ के रिलीजन से रिलेटेड हो, वहाँ के एथिक्स से रिलेटेड हो, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड हो, या वहाँ की लैंग्वेज, इन सब से रिलेटेड हो। दूसरा होता है कि आप अपने एडवर्टाइज़मेंट में शो करना होता है आपको कि आपको उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा कस्टमर्स को, कि मतलब उससे बेटर प्रोडक्ट कोई मार्केट में है ही नहीं। उन्हें इस तरह उस प्रोडक्ट को दिखाया जाए, क्योंकि जब कस्टमर्स को लगेगा कि उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तभी वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हम बात करें फूड इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइज़मेंट होता है या आपका जो कंटेंट होता है एडवर्टाइज़मेंट का, वो हर कंट्री के रिलीजन और बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हो सकता है आप फूड इंडस्ट्री में इंडिया में आप एडवर्टाइज़मेंट करना हो और आप एडवर्टाइज़मेंट ऐसी चीज़ का करो जो इंडिया के लिए नॉन हो ही ना, वो किसी दूसरी कंट्रीज़ में नॉन हो, लेकिन इंडिया में उसको हम नहीं जानते या उसको हम लाइक नहीं करते या उससे हम प्रीफर नहीं करते खाने में, और आप इंडिया में उस चीज़ से रिलेटेड उसके एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो उस कंट्री में, इंडिया में, वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं होगी फूड इंडस्ट्री में। तो हमें जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वो उस कंट्री के एथिक्स, रिलीजन्स, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाने चाहिए। नेक्स्ट होता है फियर अपील्स। तो फियर अपील्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको सेल्स करने के लिए हम फियर अपील्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने ऐड देखा होगा तो मॉस्किटो हिट मतलब आया करता है एक, कि मोर्टीन काला हिट, अगर आपने इसे नहीं लगाया तो हो सकता है आपको डेंगू हो जाए। तो वो क्या था, एक फ़ियर था कि अगर आप उसे परचेज़ नहीं करते हो तो मे बी आपके घर में जो मॉस्किटो हो वो आपको डेंगू कर दे या उसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाए। तो एक फ़ियर अपील करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर्स के सामने, इस तरह शो करते हैं कि अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे तो हो सकता है आपको उसके बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़े या हेल्थ इंजरीज़ हो सकें। तो उस कंडीशन पे भी आप, जब आपके पास फ़ियर होता है, फ़ियर अपील्स होती हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनका यूज़ मैक्सिमम आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ यूज़ करती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या होती हैं, आपके ऐड होंगे कि आप जा रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो उस चीज़ में आपके परिवार के साथ कौन रहेगा आपके बाद, या आपके परिवार की जो ज़िम्मेदारी है वो कौन निभाएगा। तो एक फ़ियर है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पूरी करेंगी। तो ये होती है हमारी फ़ियर अपील्स। तो ये कुछ हमारी अपील्स हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के, एडवर्टाइजमेंट के, जो कि आपके एडवर्टाइजिंग में होने चाहिए। अब बात करते हैं ग्लोबल मीडिया डिसीजन, कि जब हमने बजटिंग कर ली, हमने अपील देख ली, अब हमें देखना होता है कि हम किस मीडिया को यूज़ करेंगे उस कंट्री में एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिया में न्यूज़पेपर सस्ता है, हर पर्सन की अगर हम एवरेज निकालें तो हर घर में एक न्यूज़पेपर आता है, अगर एवरेज देखें तो ज़रूरी नहीं है कि यूएस या सऊदी अरब में भी ये रेशो सेम हो, क्योंकि यूएसए में या अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पर जो पेपर्स है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो वहाँ पर जो उसकी यूज़ की वैल्यू है वो कम है कंपैरिजन टू इंडिया। तो हमें उस मीडियम को यूज़ करना होता है, उस मीडिया को चूज़ करना होता है जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस तक अपने कम्युनिकेशंस को एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसमें आपको यही होता है सबसे पहले ज़रूरी कि आप उस कंट्री के इन्वायरमेंट को समझें, वहाँ पर आपको वहाँ के कल्चर्स को समझना होता है, वहाँ पर आपको देखना होता है किस मीडियम्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं और किस चीज़ की कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो इसमें बात करते हैं हम प्रिंट मीडिया की। तो लोकल डेली एंड वीकली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बिजनेस पब्लिकेशंस विद रिलीजन, नेशनल एंड इंटरनेशनल रीडर्स। तो प्रिंट मीडिया में होते हैं आपके डेली, लोकल एंड वीकली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बिजनेस
पब्लिकेशंस विथ रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल रीडर्स। मतलब जो हम न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इन सब के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब अगर आपका टारगेट कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा वे में सेल्स किया जाता है, या जहाँ पर आपका जो मैगजीन्स है बहुत ज़्यादा सेल्स की जाती हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर उसी चीज़ को यूज़ करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच पाएगी, जैसे चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे बिजनेस पब्लिकेशंस हो, तो उतना ही कस्टमर्स, वहाँ के पोटेंशियल कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें आपका रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न, केबल टेलीविज़न एंड इंटरनेट, आपके जो भी इंटरनेट में जितने भी सोशल मीडिया हो जाते हैं, या जितने भी नए आपके फॉर्मेट में आए हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है इसमें कि अगर हमारा प्रोडक्ट, हो सकता है हम जहाँ अपना एडवर्टाइजमेंट करना है वो बिल्कुल भी लिटरेचर रेट जो होता है उस स्टेट का, उस रीजन का ना के बराबर हो, वहाँ के लोग लिखी हुई चीज़ों को ना समझ पाएँ, तो वहाँ पर क्या सूटेबल होएगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पर न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बिजनेस पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को पढ़ने के लिए अभी एबल नहीं है कि वो उन चीज़ों को पढ़कर समझ सके। तो वहाँ पर आप रेडियो, टेलीविज़न, केबल टेलीविज़न का यूज़ करेंगे, जिनके थ्रू आप उन चीज़ों को वर्बली बोल कर उन्हें उस चीज़ के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट होता है आपका अदर्स। तो अदर्स में आपके डायरेक्ट मेलर्स होते हैं, आउटडोर्स एडवर्टाइजिंग होती हैं, ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग होती हैं, और आपके अदर इनोवेटिव फॉर्म। मतलब अब अदर्स में क्या होते हैं, अब आप अगर प्रिंट मीडिया को छोड़ दें और मल्टीमीडिया को छोड़ दें, यानी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ दें, तो इन दोनों के बाद जितने भी आपके मेथड्स बच जाते हैं वो होते हैं आपके अदर्स। चाहे आप आजकल देखते हैं कि आपके फ़ोन्स पे मेल्स आते रहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लीजिए, ये स्कोप चल रहा है। दुनिया भर की जब आप फाइनल ईयर में होंगे अपने कॉलेज के, तो आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, वो भी एक तरह से कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, एक मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उनके पास डाटा अवेलेबल होता है कि ये स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं वो एडमिशन लेंगे, और वो उन्हीं को मेल करते हैं, उन्हीं को टेक्स्ट किया जाता है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं। आउटडोर एडवर्टाइजिंग हो गया, या ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग। तो अगर आप कहीं निकलते हैं तो आप देखते हैं कई बार बैनर लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, कि कहीं प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो कहीं आपके इंश्योरेंस के हैं, तो ये सब आपके एडवर्टाइजिंग में आते हैं। तो नॉर्मली यही होता है मीडिया को डिसीज़न लेने से पहले, कि हमें देखना होता है कि उस कंट्री में वहाँ के पोटेंशियल कस्टमर्स तक किस मीडिया के थ्रू ईज़िली पहुँचा जा सकता है, किस मीडियम को यूज़ कर उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में ईज़िली बताया जा सकता है। तो जहाँ पर जिस कंट्री में जो चीज़ ईज़िली कस्टमर्स तक पहुँच सकती है, कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, उसी चीज़ को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। हो सकता है किसी कंट्री में प्रिंट मीडिया आपका ईज़ी पड़े आपके कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने के बारे में, या अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करने के बारे में। हो सकता है किसी कंट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बहुत ज़्यादा आपको चीप पड़े और ईज़ी पड़े अपने बातों को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुँचाने में। तो ये होता है आपका मीडिया डिसीज़न। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप इनका सिलेक्शन करते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के लिए। अब बात करते हैं सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़। तो हम जब एजेंसी अब हमने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने अपना देख लिया, बजटिंग कर ली है। बजटिंग के बाद हमने ये देख लिया है कि किस तरह का हमें अपने प्रोडक्ट को किस मीडियम का यूज़ करना है, उसमें कौन सा मीडिया यूज़ करना है एडवर्टाइजिंग के लिए। और अब फिर देखेंगे हम कि हमारी जो एजेंसी होगी वो एजेंसी किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज़ है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी आपकी मैन्युफैक्चर फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, वो खुद की एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो मैक्सिमम वो किसी थर्ड एजेंसी की हेल्प लेती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उनको हम किस तरह सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले देखना होता है कि हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि अगर आपकी जो मैन्युफैक्चर फर्म है अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का ऑपरेशंस हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से ऑपरेट किया जाता है, मतलब उनका कोई सेंट्रलाइज्ड एक सेंटर पॉइंट नहीं है जहाँ से उन हर कंट्रीज़ को ऑपरेट किया जा सके, उनकी बिजनेस यूनिट्स को। तो वहाँ पर हम जो एडवर्टाइजिंग की पावर होती है, चॉइस होती है, वो उस लोकल सब्सिडरी को दे देते हैं जो कि उस कंट्री में उस बिज़नेस को रन कर रही होती है। दूसरा होता है नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस। अब देखते हैं कि हम जिन एजेंसीज़ को हायर कर रहे हैं वो क्या हमारे टारगेट मार्केट को या टारगेट सेगमेंट को अच्छी तरह जानती हैं, वहाँ के बाइंग हैबिट्स को, वहाँ के लोकल कल्चर्स को,
वहाँ के सिलेक्शंस को या वहाँ के बायर्स के परसेप्शंस को, क्या वो समझते हैं या नहीं है। क्योंकि हमें तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तभी हमारी एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल होगी जब वो कस्टमर्स तक पहुँच सके, और वो तब पहुँचेगी जब हमारी जो एजेंसी है एडवर्टाइजमेंट की, वो वहाँ के लोकल कल्चर्स को समझे, वहाँ की हैबिट्स को समझे, जहाँ पर हमने टारगेट करा अपने प्रोडक्ट को सेल्स के लिए। फिर देखते हैं हम कि एरिया कवरेज, हमने जिस एजेंसी को हायर करा है या हमें जिस एजेंसी को हायर करना है, उसका हम देखते हैं कि वो हमारे टारगेट मार्केट को कवर कर पाएगी या नहीं। कि हो सकता है हमारा जो टारगेट एरिया है अपने एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और जो हमने एजेंसीज हमारे सामने हैं उनका जो एरिया है वो बहुत छोटे छोटे लेवल को कवर कर रही हो। तो वहाँ पर हम कोई ऐसी एजेंसी देखेंगे जो उस पूरे टारगेट मार्केट को एक साथ कवर कर सके। नेक्स्ट होता है बायर परसेप्शंस। तो देखेंगे कि अब जो आपने एजेंसीज़ हायर करनी है या एडवर्टाइजिंग की जो एजेंसीज़ आपके सामने अवेलेबल है चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, उन एजेंसीज़ का कस्टमर्स के माइंड में या बायर्स के माइंड में क्या परसेप्शंस है। मतलब होता है कि एक कोई एजेंसी की एक गुडविल बन जाती है, एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है कि हाँ, अगर वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, या कह सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को सिलेक्शन करने से पहले। तो सबसे पहले अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज से उनको कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है कि जहाँ हर कंट्रीज़ के ऑफिस को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। इसमें हर कंट्रीज़ का जो ऑफिस होता है वो अपने बिजनेस फर्म्स के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ पर उस कंडीशंस में जो उनकी एडवर्टाइजिंग काम होता है उसके लिए भी उसी को हम पावर दे देते हैं कि वो जिस तरह चाहे अपने एडवर्टाइजमेंट को कर सकता है। दूसरा होता है नेशन रिस्पॉन्सिवनेस, कि हम ऐसी एजेंसी चाहेंगे कि जो टारगेट एरिया को या टारगेट कंट्री के कल्चर को, लोकल पीपल्स को, नीड्स को, बाइंग हैबिट्स को ईजिली समझ सकता हो या उसे फेमिलियर हो। तीसरा देखते हैं हम कि एजेंसी हमें ऐसी चाहिए जो उस एरिया को कवर करे जो हमारा टारगेट का है मार्केट में, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा बायर परसेप्शन का। तो ये थे हमारे टारगेट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस के बारे में, कि ये नहीं है कि आप कुछ भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट बना के उसे पब्लिश कर दें या कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। क्योंकि अगर इसमें कोई कमेटी ना हो, कोई एक्ट ना हो, तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को मन चाहे तरीके से पब्लिक के सामने या कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करेगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो हो सकता है जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो गलत होते। तो उन चीज़ों से बचने के लिए या कस्टमर्स को सिक्योर करने के लिए फेक एडवर्टाइजमेंट से ये रेगुलेशंस बनाया गया है। तो 1914 में आपका फेडरल ट्रेड कमीशन जो पास हुआ था, और इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि फिलफिल करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने के पहले। तो सबसे पहला होता है सजेस्टिंग डाटा माइनर डिफरेंस इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसमें होता है कि अगर अब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका छोटा से छोटा भी आपको ये नहीं दिखाना है कि जैसे कोई एक सिगरेट की कंपनी है और वो दिखा देती है कि हमारे प्रोडक्ट में टार की जो वैल्यू होती है, जो कि एक तरह से टॉक्सिक होता है, वो बहुत कम है। लेकिन रिसर्च में पाया जाता है कि उनके अंदर मिनिमम बहुत छोटे मात्रा पे टार अवेलेबल था, बेशक ना के बराबर था लेकिन कुछ मात्रा में अवेलेबल था। लेकिन उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में दिया कि उनके प्रोडक्ट में टार बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें होता है कि आपको उन्हीं फैक्ट्स को दिखाना है जो ऑथेंटिक है, रियल है। आपको अपने छोटे से छोटे डिफरेंस को दिखाना होता है, चाहे वो कितना छोटा भी हो, आप उस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब आप जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको उस प्रोडक्ट को रियल में दिखाना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट के रियल प्रोडक्ट के बारे में ही आप एडवर्टाइजमेंट करें। ये नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट कुछ और है और आप वहाँ पर प्रेजेंटेशंस या कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट किसी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से कर रहे हैं। क्योंकि आपको कोई वर्क दिखाना है, हो सकता है कोई आप मशीनरी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपको रियल मशीनरी जो आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, सेल्स करनी है, उसी के डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी से मिलती जुलती किसी दूसरी मशीनरी का यूज़ कर कर उस ऐड को बनाएं। नेक्स्ट है यूजिंग अ एम्बिगियस और ईजिली कन्फ्यूज्ड फ्रेज्ड। तो मतलब इसमें अब आपको जो लैंग्वेज यूज़ करनी होती है वो ऐसी हो कि हर किसी को समझ में आए और कंफ्यूज्ड ना हो कस्टमर उस चीज़ को पढ़कर। कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, ऐसी टर्म्स में लिख देते हैं
कि उससे कस्टमर कह सकते हैं कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये समझ ही नहीं पाता कि उसका मतलब सही मात्रा में है क्या। कई बार ये कस्टमर्स को कह सकते हैं कि मिसगाइड भी कर देते हैं। तो ऐसा भी कोई टर्म्स या ऐसी कोई रिटर्न फॉर्म में आपके एडवर्टाइजमेंट में ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए जो कि एकदम क्लियर वे में ना हो। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ बेनिफिट डज नॉट फुली और पार्शली एग्जिस्ट। अब इसमें होता है कि आपको सिर्फ उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बताना होता है कि जो आप दे सकते हैं। ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं बताना चाहिए आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में कि जिसे आप या तो पार्शली प्रोवाइड कर रहे हो या जो आपके प्रोडक्ट में हो ही ना। तो मतलब आपको उन्हीं बेनिफिट्स को शो करना होता है अपने एडवर्टाइजमेंट में जिस चीज़ के लिए आपका प्रोडक्ट ईजिली सूटेबल है। अब नेक्स्ट आपका इम्प्लाइंग दैट अ बेनिफिट इज़ नीडेड और अ प्रोडक्ट विल फुलफिल अ बेनिफिट व्हेन इट विल नॉट। अब इसमें होता है कि आपके कई बार दिखाते हैं आपके एडवर्टाइज़र्स या एड्स में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे नीड्स हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको कि सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट फुलफ़िल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मार्केट में कोई और प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वो आपकी इस नीड्स को फुलफ़िल नहीं करेगा, इसको सिर्फ हम फुलफ़िल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में अवेलेबल कोई और प्रोडक्ट उस चीज़ को फुलफ़िल करता है तो वहाँ पर आपका जो ऐड है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो गलत साबित होएगी। आपको सिर्फ उसी चीज़ के बारे में ऐसा बोलना चाहिए कि जहाँ पर आपके पास श्योरिटी हो कि उस नीड को फुलफ़िल करने का राइट या उस चीज़ को फुलफ़िल करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट में हो। नेक्स्ट है ओमिटिंग अ नीडेड क्वालिफ़िकेशन। तो उसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, शैक्षणिक योग्यता होती है, उसको आप नहीं बोल सकते। मतलब आपकी जो एक यूज़ करना होता है किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स को, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, जो ज़रूरी होती है उसको यूज़ करने के लिए, वो आपको ज़रूर दिखानी होनी चाहिए या दिखानी चाहिए। अगर आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, ओमिटिंग कर जाते हैं, तो वो आपका जो ऐड है वो पास नहीं होएगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। नेक्स्ट है मेकिंग अ क्लेम विदाउट सब्सटेंटिएशन। तो इसमें होता है कि अगर आपने कोई ऐसा दावा कर दिया है जो उसका कोई आधार ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में, मतलब आप सिर्फ उन्हीं चीज़ का दावा करें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट कर सके। हो सकता है आप कोई ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं कि कहते हैं हाइट बढ़ाइए या हफ्तों में गोरापन, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में कि जो आपका प्रोडक्ट उस काम को कर नहीं रहा है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, कोई आधार ही नहीं है आपके पास उस काम को करने का, लेकिन आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में उस चीज़ का यूज़ किया है। तो अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बैन भी किया गया है और अब ये भी कहा गया है कि अगर कोई सेलिब्रिटी इस तरह के एड्स को करता हुआ पाया जाता है या किसी ऐड में इंक्लूड होता है तो उसके अगेंस्ट भी केस फाइल होगा, क्योंकि अब सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है जिस चीज़ का आप दावा कर सकें, आपका प्रोडक्ट उस चीज़ को कर सके। ऐसा कोई भी फेक बात नहीं करनी है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है जिसको आप फुलफ़िल ही नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द एडवर्टाइजिंग। अब इसमें होता है कि आपको जिस कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस मीडियम को यूज़ कर लीगली उस कंट्री में अपने एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं। कई कंट्रीज़ में कि मूवीज़ के बीच में या टेलीविज़न्स के जो सीरियल्स होते हैं उनके बीच में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर बैन है। जैसे अगर हम दुबई की बात करें, अरब की बात करें, तो वहाँ पर टेलीविज़न्स के बीच में आपके जो कमर्शियल एड्स होते हैं उनको दिखाना मना है या उनके ऊपर बैन है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है अपने एडवर्टाइजिंग को। नेक्स्ट होता है टेली मार्केटिंग। अब देखा जाता है कि टेली मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, क्योंकि एक फ़र्म होती है जो मैन्युफैक्चर के बेस पे काम करती है और वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो टेली मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करनी चाहिए या उन्हीं फीचर्स को बताना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में है। और अगर आप टेली मार्केटिंग कर रहे हैं और उसमें आपने अगर कोई गलत पर्सपेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गलत वे में, तो वहाँ पर वो भी आपके लिए बैन होगा या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको ये भी देखना होता है कि आप अपने एड्स में किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें। मतलब जो आपके कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं या सर्विस पॉइंट होते हैं, तो आपके ये होते हैं कि जब आपका ऐड बनता है, आप एडवर्टाइजमेंट को डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका भी ध्यान करना होता है कि आप किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें अपने एडवर्टाइजमेंट में। हो सकता है कोई कोटेशंस है किसी और ने डेवलप करी है और आप विदाउट उसकी परमिशन के अपने ऐड में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी चीज़ गलत होती है। तो बात करते हैं रेमेडीज़ की कि अगर कोई गलत
एडवर्टाइजमेंट करता है, गलत एड्स बनाता है, तो उसके खिलाफ क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं, जो कि आपकी फेडरल ट्रेड कमीशन ने बताई है। तो उसमें हमारी है रेमेडीज़, सबसे पहली है सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर्स। तो मतलब इसमें होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे फीचर्स को बता रहा है जो उसके अंदर है ही नहीं, या कस्टमर्स को मिसगाइड कर रहा है, तो उस कंडीशंस में एफटीसी आपके उस ऐड को तुरंत रोक सकती है या बंद कर सकती है। दूसरा होता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में होता है कि आपका जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, आपके एडवर्टाइजमेंट के बाद कस्टमर्स ने प्रोडक्ट को परचेज़ करा, लेकिन उसके बाद उसे कोई डैमेज हुआ, लॉस हुआ, तो उसके लिए जितना भी फुलफिल पेमेंट करनी होगी, कंपनसेशन देना होगा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट कंपनी या उसका जो मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि आपके जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें कुछ आपने मिसलीडिंग कराया था, मिसगाइड किया था कस्टमर्स को, अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसके बिहाफ पर उसने प्रोडक्ट को परचेज़ करा और उसे कह सकते हैं लॉस हुआ या जो भी डैमेज हुआ उसका कुछ, तो उसके लिए उसे जो भी कंपनसेट देना होता है, इंस्टीट्यूशन या मैन्युफैक्चरर या आपकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वो उसके लिए कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होएगी। नेक्स्ट होता है अफर्मेटिव डिस्क्लोज़र। तो अफर्मेटिव डिस्क्लोज़र में होता है कि आपका जो भी कंटेंट है वो उसको देखेगी कि एकदम क्लियर कंटेंट हो आपका, और अगर क्लियर नहीं है तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सेंसर होता है इनके पास कि उस चीज़ को कैसे पास करना है। तो उस प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को लेके जाइए, दोबारा इस पे काम करिए, या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है। तो इनका होता है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में देनी है, जो कि कस्टमर्स परचेज़ करने से पहले उसे पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा नहीं है। आपके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको इन्फॉर्मेशन में देने चाहिए। अब नेक्स्ट होता है आपका करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें देखते हैं कि आपके एडवर्टाइजमेंट में कोई गलती है या कोई मिसगाइड है, या आपने तो एडवर्टाइजमेंट सही बनाया है, लेकिन हो सकता है उस कंट्री के हिसाब से, वहाँ के लोकल्स के हिसाब से उसमें कुछ गलती हो या उन्हें मिसगाइड कर रहा हो। हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो, हमारी साइंस चेंज हो, हमारे कल्चर चेंज हो, तो हमने तो कुछ और वहाँ पर एडवर्टाइज़ किया, लेकिन उसका मतलब उस कंट्री में कुछ और हो। तो वहाँ पर इनके पास होता है कि ये उस एडवर्टाइजमेंट को करेक्टिव करने का ऑर्डर दे सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस और रेमेडीज़। तो एक नेक्स्ट इसमें आता है कि डायरेक्ट मेल, मतलब ये भी आपका एक एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है। ये आज के टाइम की नीड है, या आज के टाइम का जो मीडिया है जो हम एडवर्टाइजिंग में यूज़ करते हैं, ये आपके ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से बहुत अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर आप एक टाइम पे 100 या 100 से ज़्यादा, या कह सकते हैं अनलिमिटेड कस्टमर्स को या पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स सेंड कर सकते हैं, और लो कॉस्ट पे। तो ये था आपका डायरेक्ट मेल, जो कि आपका एक एडवर्टाइजमेंट का मीडिया है या एडवर्टाइजमेंट की मीडियम है। तो गाइस आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड।